morning, students. Welcome to the class. Today we are going to start the topic refraction of light. So far you have learnt about the reflection of light in case of the plane mirror as well as in the case of spherical mirrors. Today we are going to learn about refraction of light. First of all, I'll tell you what do you mean by the refraction of light. Students, refraction is the phenomena of bending of light as it passes from one medium to another. So what is the basic difference between the reflection and refraction? That in case of a reflection, the light gets bounced back, reflected back by a shining surface in the same medium. But in case of a refraction, basically instead of one medium, we are going to have two media. And refraction is the bending of light when light travels from one medium to another. We'll study what is the reason behind the bending of light. ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपने जो पढ़ा that was reflection of light and how do we see objects. जो मैंने पिछले जितने भी आपको लेक्चर्स दिए, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, उसमें हमने देखा कि मैंने दो फिनोमेना के बारे में आपसे बात की. एक थी हाउ डू वी सी दी ऑब्जेक्ट्स, हाउ वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स. क्या होता है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, द लाइट गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस बाय दैट ऑब्जेक्ट, and when that scattered light enter into our eyes, we are able to see the image of that object in the retina of our eye. ठीक है, at the retina of our eye, sorry. And in case of reflection, what happens? We are able to see the image of an object after the light gets reflected from the mirror. The light that passes, that is incident from that object to the mirror. ठीक है, मतलब दो तरीकों से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. एक तो डायरेक्ट देखने का तरीका था, ठीक है, और दूसरा तरीका हमने पढ़ा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से होकर मिरर के ऊपर फॉल करती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों पे आती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो उस मिरर में दिखाई देती है आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट मिरर. अब थर्ड तरीका क्या है उसी ऑब्जेक्ट को देखने का? वो ऑब्जेक्ट है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने बजाय उसको डायरेक्टली देखने के किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के आगे रखा है. रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मेरा मतलब है जैसे कि क्लास 10 तक अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं ग्लास स्लैब, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है ग्लास स्लैब का. तो ग्लास स्लैब के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें अगर आपको ग्लास स्लैब के किसी एज के थ्रू आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज उसमें नजर आती है तो दैट इमेज इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अभी हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट में नहीं गए हैं, सिर्फ रफ आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, now we'll study the underlying principle behind the bending of light is that the velocity of light changes as it enters a new optical medium. तो लाइट आखिर बेंड क्यों होती है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बेंडिंग ऑफ द लाइट? आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण लाइट को अपना पाथ चेंज करना पड़ता है? तो दैट थिंग इज, जिस चीज के कारण लाइट अपना पाथ चेंज करती है एंड इट बेंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इज द स्पीड ऑफ लाइट. व्हाट इज दैट? इज द स्पीड ऑफ लाइट. जब से हमने फिजिक्स पढ़ना, साइंस पढ़ना शुरू की और जब से हमने फिजिक्स पढ़ना शुरू की है, आई होप कि आपके टीचर्स आपको बार बार बोलते आए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, ठीक है, और वैक्यूम. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? उसकी जो वैल्यू है, रादर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं क्लास 11th में भी मैंने भी बहुत बार आपको रिपीट की है जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं. दैट इज c इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस वैल्यू इज ग्रेटेस्ट इन वैक्यूम और एयर.
ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए द वैल्यू इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बट when the light travels in some another medium, when the light travels in some another medium other than air or vacuum, air और vacuum के अलावा जब लाइट किसी और मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी एयर और वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है उससे स्लाइटली लेस होती है। जैसे कि आप ग्लास की बात करें, जैसे कि आप वाटर की बात करें, जैसे कि आप कोई और मीडियम, किसी भी और मीडियम की बात करें, तो जब लाइट उस मीडियम में ट्रेवल करती है विच इज नॉट एयर और वैक्यूम, देन द स्पीड ऑफ द लाइट बिकम्स स्लाइटली लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट व्हाट इट वाज इन एयर। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड डिफरेंट है, स्पीड एक मीडियम में अलग है। एयर में, सपोज हम एयर की ही बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो एयर से जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण, आपको पता है अगर स्पीड चेंज होगी तो सेम टाइम में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वो भी चेंज होगा। तो जो डिस्टेंस वो एयर में ट्रेवल कर सकती है या उसने किया है, उतने ही टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ जब वो दूसरे मीडियम में आएगी तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट विल बिकम डिफरेंट, जिसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन इट्स पाथ। ठीक है, यहां पर मैंने आपको मैक्सवेल्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के द्वारा बताया है, बिकॉज अभी आप लोग 5th चैप्टर जो है आपका दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पर आप पढ़ेंगे कि मैक्सवेल गेव अस द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum. The formula for that is C vacuum is equal to 1 upon under root epsilon naught mu naught, where epsilon naught stands for the absolute permittivity of free space and mu naught is the absolute permeability of free space. ठीक है, तो when we take the formula instead of vacuum in मीडियम, तो यहाँ पर आप को पता है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, और अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जब मीडियम चेंज होता है, जब एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हम लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन। किससे चेंज कर दिया जाता है? एप्सिलॉन से। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह आपको लिख कर देती हूँ, इट इज, इसका फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन और म्यू। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, अब मैंने नॉट नॉट वाले अलग कर लिए और आर आर वाले अलग कर लिए। ये जो नॉट नॉट वाले हैं ये 1 अपॉन ये नॉट नॉट वाले, वो फॉर्मूला बनाएंगे सी का, और ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और ये आ जाएंगे अपॉन में। ठीक है, सिंस ये जो आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी म्यू आर एंड एप्सिलॉन और ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम, जो मीडियम में हमारी वेलोसिटी निकलेगी, यानी ये जो फॉर्मूला v निकलेगा, इसमें c डिवाइडेड बाय सम क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 1। तो बताइए ये जो आपकी वैल्यू v होगी ये हमेशा लेस देन c आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है, ये क्वांटिटी कितनी है? ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए c अपॉन 2, अगर ये 2 है तो बताओ v इज इक्वल टू c अपॉन 2 जो आएगा वो c से कम होगा, मतलब v की वैल्यू c से कम आएगी, तो v विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन c, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एनी अदर मीडियम विल ऑलवेज बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि एयर के अलावा कोई भी आप मीडियम लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से हमेशा कम होगी। तो व्हेनेवर अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू सम अनदर मीडियम, वेलोसिटी चेंजेस, velocity rather decreases, and with the decrease in the velocity of light in that medium it changes its path. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? Now let us take an example of absolute refractive index. What is absolute refractive index? Absolute refractive index is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. ठीक है, तो हम absolute refractive index के बारे में पढ़ेंगे। Refractive index I am going to discuss after it.
म्यू stands for the refractive index and it is equal to velocity of light in air upon velocity of light in that medium. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको शो किया है कि एक लाइट इंसिडेंट रे है जो एयर से आ रही है. अगर यहाँ पर ये मीडियम नहीं होता तो ये सीधा जाती, इसका पाथ चेंज नहीं होता, लेकिन बिकॉज यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है, मीडियम है, कोई भी मीडियम हो, वो चाहे एक वाटर हो, ग्लास हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, कुछ भी हो, जब लाइट इस एयर से मीडियम, इस मीडियम में आएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी, नो डाउट यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी. एयर और वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है. कोई भी मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इस वाले की वेलोसिटी से कम होगी. कम होने के कारण क्या होगा, उसका पाथ डिफरेंट होगा. पाथ डिफरेंट होने से वो इस रास्ते के बजाय वो इस रास्ते आएगी, यानी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये क्यों टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, ये अभी इसी लेक्चर में हम बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया कि आपके पास अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी. तो एब्सोल्यूट वर्ड मैं वहां पर भी यूज करूंगी जहां पर लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू एनी अदर मीडियम. जब दो मीडियम में से एक मीडियम एयर होगा जहां से लाइट आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बजाय मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब बताइए, अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, यहां पर मैंने लिखा है वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम. लेट अस फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. इट मींस ये सी तो हमेशा सेम रहेगा. नाउ इंस्टेड ऑफ वी, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे अब, अगेन यहां पर मींस कि यहां पर ये डायग्राम में देखिए कि मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, यानी लाइट एयर से ही आ रही है और एयर में ही जा रही है. मीडियम के बजाय क्या है, अब एयर ही है. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1. अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? बिल्कुल नहीं. 1 से कम ये वैल्यू कभी नहीं होगी, बिकॉज 1 is the minimum value for refractive index. वो उसका रीजन क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर तो सबसे ज्यादा है, इट्स मैक्सिमम. जो भी कोई मीडियम होगा, कोई ऐसा मीडियम हो ही नहीं सकता जिसमें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से ज्यादा हो. यानी 3 इंटू 10⁻8 की वैल्यू से कोई भी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी. ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन सी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम, जब हम सी ही डालते हैं, जब हम छोटा, तो क्या हम लोग अगर वो वेलोसिटी सी के बराबर ही ले तो वैल्यू 1 आती है, तो बड़े में तो छोटी आएगी. जब यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पर हम सी के बजाय कोई और मीडियम लेंगे, यानी कि जिसमें ये वैल्यू जो है वो क्या हो, आपकी ये सी वी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा सी से छोटी होगी. सी से बड़ी वैल्यू कोई भी वी के लिए नहीं हो सकती. जब यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती तो म्यू जो है वो 1 से छोटा नहीं आएगा. 1 तब आता है जब डिनोमिनेटर में सी आता है. तो जब वैल्यू सी से छोटी होगी तो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. तो इसका मतलब है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी आप देखोगे एयर, वाटर, ग्लास, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, कोई भी मीडियम आप कंसीडर करोगे, आप उसमें आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से छोटी नहीं आएगी. तो अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 मार्क क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड लाइक दिस, तो वहां पर अगर 4 ऑप्शंस दी गई हैं एंड वन ऑफ द ऑप्शंस में इफ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन लेस देन 1, तो वो ऑप्शन आपकी सीधी सीधी जो है वो गलत हो जाती है. वहां पर आपकी ये जो वैल्यू है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई एम रेफरिंग हियर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो है वो 1 से लेस नहीं हो सकता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम का केस डिफरेंट है, उसके साथ इसको मिक्स मत करिएगा. दिस इज द केस ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट
कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर। सो लेट अस कंसीडर, मैं एक केस लेती हूं, लेट अस कंसीडर अ केस ऑफ डायमंड सपोज। ठीक है, मैंने डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 2.4। ठीक है, तो मैंने लिखा 2.4 इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इट इम्प्लॉयज कि वी की जो वैल्यू है वो सी अपॉन 2.4 है, यानी कि इट इज 1 अपॉन 2.4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ सी। मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, दैट इज 2.4, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड विल बिकम 1 अपॉन 2.4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैंने ग्लास फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फॉर ग्लास, ठीक है, ग्लास के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं 1.5, तो आपका आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो मेरे पास v आ गया c अपॉन 1.5। ठीक, तो आप मुझे ये बताइए कि ये मेरा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फॉर वाटर के लिए आई टेक 1.33। ठीक है, इट इज, तो मेरे पास v आ गया c अपॉन 1.33 वाटर का। तो आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम उतना ही क्या होगा, देखो उतनी ही क्या होगी, कम, उतनी ही क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। वहां पर देखिए 2.4 था तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड हो गया 1 अपॉन 2.4 टाइम्स सी। यहां पर वाटर है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 1 अपॉन 1.33 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज सी। तो इसका मतलब है जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मैं लिखूंगी मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, less will be the velocity। इसका मतलब है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका मेजर देता है हमें, डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन नाउ हैव टू मीडिया, और वो कौन से मीडिया होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है हमारे पास डेंसर मीडियम। एंड माइंड इट कि ये जो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात मैं यहां पे कर रही हूं, आई एम रेफरिंग अबाउट ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयरर। इट हैज नथिंग टू डू विद द मास डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी आप पढ़ते थे वहां पर रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती थी वो उतना ही क्या होता था, ठोस होता था, और जिसकी डेंसिटी कम होती थी वो उतना ही कम ठोस होता था, सॉफ्ट होता था। इसका मतलब है ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली मीडियम का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकली डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और ऑप्टिकली रेयरर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब यहां पर हमने अभी किया कि डेंसर मीडियम में हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, लेस वेलोसिटी। रेयरर मीडियम स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लार्ज वेलोसिटी। तो एक बात आपको यहां से क्लियर हो गई कि डेंसर मीडियम में द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एंड रेयरर मीडियम में द स्पीड ऑफ लाइट इज क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी क्या क्या पैरामीटर्स उसके चेंज
तो नाउ लेट्स डू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन फैक्टर दैट चेंजेस इज इक्वल टू दैट चेंजेस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो आपने क्लास 11th में एक ये रिलेशन किया है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। When light travels from one medium to another, the velocity as well as the lambda wavelength changes, but there is one factor, that is frequency, that will never change. It does not change. Reason कि ये जो दोनों फैक्टर है जो चेंज हो रहे हैं, they depend upon the medium, depend upon the, और जो ये चेंज नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी, it depends upon the source of light, depends upon the source which is producing the light. Unless and until the source is changed, this factor frequency is not going to change, and frequency is related to the color. ये किसके साथ चेंज होता है, किसके साथ रिलेटेड होता है, कलर के साथ। तो कलर चेंज नहीं होता है लाइट का व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो नाउ लेट्स सी कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या फॉर्मूला बनता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा C अपॉन V, तो C इज टेकन फॉर एयर और वैक्यूम। तो यहां पर हमारी जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू बनेगी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, और यहां पे हमारी आएगी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम, सो इट विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, यहां से हमारे पास आया कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। ठीक है, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, लेस विल बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो ये दो चीजें हम लोग याद रखेंगे, एंड दिस कॉन्सेप्ट वी विल यूज व्हेन विल डू द डिस्पर्शन पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिलेटिव? व्हेनेवर वी टॉक रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर, विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर थिंग। ठीक है, तो रिलेटिव का एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट्स को इस तरीके से भी देती हूं कि रिलेटिव मीन्स कि व्हेन द वैल्यू ऑफ अ थिंग डिपेंड्स अपॉन सम अनदर वैल्यू, मतलब डिपेंड, जैसा कि सिंपली मैं आपको यहां पर, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक आपने पढ़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब हम दोनों में से एक मीडियम एयर लेते हैं, ठीक है, यानी एयर से लाइट ट्रेवल करके किस मीडियम में आती है, किसी भी दूसरे मीडियम में आती है। नाउ रिलेटिव मीन्स कि वी हैव टू मीडियम। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, दो मीडियम है, और हम निकालने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू सम, यानी किसी दूसरे के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव। तो यहां पर बन जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैंने पहला वाले जो ये डायग्राम है इसमें शो किया है कि लेट अस से कि दिस मीडियम इज 1 एंड दिस मीडियम इज 2, दिस मीडियम इज रेयरर एंड दिस मीडियम इज डेंसर। तो आपको पता है रेयरर और डेंसर, अभी हमने किया कि रेयरर का मतलब क्या होता है, इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेती हूँ μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेती हूँ μ2। तो रेयरर मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, तो μ1 इज लेस देन μ2। और यहां पर हम लोग लेंगे, यहां पर इट इज μ1 एंड सपोज इट इज μ2, तो हमारे पास यहां मेरा μ1 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, μ2। ठीक है, तो व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम 2, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू द मीडियम 1 इज रिटर्न एज, इसको इस तरीके से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि मैं हमेशा इसको बच्चों को ऐसे बोलती हूँ याद करने के लिए कि जो नीचे लिखा है रीड इट आउट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। विद रिस्पेक्ट टू किस मीडियम के लिए बोलना है? जो ऊपर है, जो सर पर है। तो आपने इसको कैसे जोड़ना है कि हम रिस्पेक्ट जिसको देते हैं उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है, उसको हमेशा ऊंचा स्थान देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज, इसको लिखने का नोटेशन हमारे पास ये है। तो इट इज रिटन एज μ2 upon μ1 means refractive index of second with respect to the first one। रिफ्रैक्टिव, इसको हम ये जो यहाँ पर कोई ऊपर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि इट इज μ2 लिखा हो सिर्फ, तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि absolute refractive index। तो it is the absolute refractive index of second medium with respect to the absolute refractive index of the first medium। हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे C upon V2 C upon V1। C और C कैंसिल आउट, ये अपॉन में था, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 का एक फॉर्मूला और निकल गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। उसी तरीके से मैं लिख सकती हूं, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर आएगा रिफ्रैक्ट, इसको मैं कैसे, इसके लिए क्या बोलूंगी? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लिख देती हूं मैं यहां, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा μ1 2 is equal to μ1 upon μ2। इट इज C upon V1 upon C upon V2। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया दिस। तो therefore अगर मैं इसको लिख सकती हूँ 1 upon V1 upon V2, तो इट इज रिटर्न एज 1 upon, क्या आएगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1। मीन्स ये दोनों आपस में क्या है? रेसिप्रोकल्स। क्या है? रेसिप्रोकल्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो आइए नाउ लेट्स डू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो refraction is the phenomena in which direction of propagation of light changes at the boundary when it passes from one medium to another। तो अभी तक हमें इतना तो हमें समझ आ ही गया है कि इन लाइंस का मतलब क्या है। In case of refraction of light, frequency and hence color do not change, but wavelength and velocity will change। ये भी मैंने आपको क्लियर किया पॉइंट अभी। Incident ray, refracted ray and a normal always lie in the same plane। जैसे कि हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी डिड दैट ऑल द थ्री, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिमिलरली द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई in the same plane in case of the refraction also। Now let's come to the second law, means this third point which is very important, ठीक है। So आप याद कीजिए अपने दिमाग में अभी कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास एंगल I इक्वल टू एंगल R आया था, ठीक है। तो अगर हमें कोई बोले कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू हैव टू टेल मी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एकदम से हमारा जवाब क्या होगा कि अगर मैंने आपको बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपका जवाब होगा 30 डिग्री। तो हमारे पास कोई रिलेशन है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में। मतलब अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो तो आप बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से द एक्सपेरिमेंट्स वर डन टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि क्या रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, ताकि अगर हमें एक पता हो तो हमें ये पता चल जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। अगर इंसिडेंस का एंगल पता हो तो हमें पता चल जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। जैसे कि इन डायग्राम से देखिए आप, तो आप यहाँ से अगर
ये रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, मैं बोलूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, वी कैन नॉट टेल अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू। मैं सिर्फ इस डायग्राम को देख के आपको ये बता सकती हूँ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन टेल यू ओनली दिस मच ऑफ द थिंग दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, बट वाई बाय व्हाट अमाउंट दिस आई कांट टेल। ठीक है, तो अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए कि सपोज मैंने ये एक बाउंड्री ली है, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द these are the numericals, this is the medium 1 and this is the medium 2। ठीक है, मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। ठीक है, अब चलिए मैं यहां पर μ1 जो है दैट इज लेस देन μ2 ले लेती हूँ, मीन्स रेयरर से कहा जा रहा है ये डेंसर में, तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर हो जाएगा कि क्यों जाता है। एक मैंने ये ले लिया, सपोज ये मेरा I1 है और ये मेरा R1 है, ये I2, तो यहां जाने की बजाय अब ये कहाँ आएगा, यहां, दिस विल बी माई R2, दिस इज R3 एंड I3 एंड दिस इज माई R3। ठीक है, तो मैंने ये 3 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ले लिए फॉर द सेम पेयर ऑफ द मीडिया, मतलब कि μ1 और μ2 को मैंने चेंज नहीं किया, वही मीडियम के अंदर मैंने 3 इंसिडेंट रेज ली हैं एट डिफरेंट एंगल्स, और तीनों के एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमने ड्रॉ कर लिए। अब सवाल था कि इनमें रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन, हम कोई ऐसा रिलेशन निकले जिससे कि अगर हमें एक के बारे में पता हो तो दूसरे के बारे में हमें पता चल जाए। तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करते 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 जो रिलेशन हमारे सामने आया वो ये था कि चाहे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ द एंगल ऑफ फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो रेशियो आई ये क्या आई, कांस्टेंट। मतलब आप इस वाले सेट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लीजिए, इनका साइन लीजिए और उसकी रेशियो लीजिए, फिर इसके लिए साइन I2 अपॉन साइन R2 निकालिए, फिर इसके लिए साइन I3 अपॉन साइन R3 निकालिए। हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आप चेंज करते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज करते जाएंगे, तो ये जो रेशियो है वो क्या रहेगी, साइन I बाय साइन R जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और सबसे खूबसूरत बात ये आई कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या होती है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द 1। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, दिस इज अवर स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ने हमें क्या चीज दी, उसने कहा द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant value, and that constant value is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. This is what we call as the Snell's law. और ये Snell's law हम कैसे याद रखेंगे, देखो यहां से आपने ये लिखा sin of I upon sin of R, ठीक है, is equal to refractive index of second medium with respect to 1, ये आया। तो इसको मैं लिख सकती हूं μ1 sin I is equal to μ2 sin R। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जो मीडियम और जो एंगल, इस मीडियम, ये मीडियम क्या था μ1 और इसमें एंगल क्या है I1, तो आ जाएगा μ1 sin I, और ये ले लो दूसरा मीडियम, उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है μ2 sin R, इनका जो प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। उसी तरीके से इसके लिए भी आप लोग जिस भी किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रहोगे, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये इक्वल आएगी। ठीक है, नाउ देयर आर 2 कंडीशंस व्हेन
no refraction takes place. ठीक है, these are the questions which can be asked in numericals, which can be asked in conceptual questions as well as the objective questions, or for your as far as your competitive exams are concerned, these questions are asked there also. So please remember, what are the two conditions when no refraction takes place? That is, first is for normal incidence. Normal incidence means when the incident light falls on the refracting medium normally. तो normally का मतलब क्या हुआ? Angle of incidence is 0, because the angle of incidence is the angle between the normal and the incident ray. Here, since the incident ray is falling along the normal, the incident ray is along the normal, so the angle between the incident ray and normal is 0 degree. तो आपके पास यहाँ से ये वाला जो रिलेशन है आपका, सपोज दिस इज योर μ1 एंड दिस इज योर μ2, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R. तो सिंस ये कितना है मेरा, I कितना है 0, तो sin 0 इज इक्वल टू μ2 sin R. तो ये 0 इज इक्वल टू μ2 sin R. μ2 इज अ फाइनाइट वैल्यू, इट कैन नॉट बी 0, तो sin R किसके बराबर हो जाएगा, 0 के. इट एम्प्लॉयज R इज इक्वल टू 0. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 आता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना आएगा, 0. सो इन दिस केस व्हाट इज द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे अलोंग जो इंसिडेंट रे होगी, इट विल गो अनडिविएटेड. इसमें कोई भी डिविएशन नहीं आएगी. आपकी इंसिडेंट रे जिस पाथ आएगी उसी पाथ से वो उसके अंदर जा रही है. अगर नॉर्मली फॉल कर रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मली ही आगे जाएगी. देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये बाउंड्री हमें नजर ही नहीं आती है, एज इफ देयर इज नो बाउंड्री, बिकॉज लाइट डिविएट ही नहीं हुई, लाइट ने अपना पाथ चेंज ही नहीं किया, तो ऐसे लगता है कि बाउंड्री थी ही नहीं. एंड द सेकेंड केस इज कि आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो सीधी जा रही है, देयर इज नो चेंज इन द पाथ. दिस कैन बी पॉसिबल इफ इट इज नॉट इंसिडेंट नॉर्मली अदर देन नॉर्मल एंगल. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन μ1 is equal to μ2. ठीक है, why? Because μ1 sin I is equal to μ2 sin R. तो अगर आपके यहां पर μ1 is equal to μ2, ये दोनों बराबर हो जाएं, it implies sin I is equal to sin R. From here it implies I is equal to R. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा. तो मतलब आपका इफ दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट विल गो अनडिविएटेड. ठीक है, नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट. अब आपको पता चलेगा कि यूजिंग दिस स्नेल्स लॉ, इसीलिए मैंने पीछे स्ट्रेस नहीं दिया था ये बताने के लिए कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम व्हाई इट बेंड्स, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम व्हाई इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, यहां पर मैंने रेयरर टू डेंसर लिया, इसका मतलब है आपका μ1 इज लेस देन μ2. ठीक है, तो आप वही टेक्निक साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R. ठीक है, तो आपके पास आ गया साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. ठीक है, तो यहां पर μ1 इज लेस देन μ2, तो μ2 अपॉन μ1 क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 विल बी ग्रेटर देन 1. राइट इट, μ2 is greater than μ1. So yes, I was right. μ2 upon μ1 is greater than 1. ठीक है, so μ1 is less than μ2. It means μ2 is greater than μ1, और μ2 upon μ1 is greater than 1. तो यहां से आ गया साइन I अपॉन साइन R. मैंने इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी. अगर μ2 बाय μ1 ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास आ जाएगा कि आपका साइन I बाय साइन R इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन 1 है, ये इसके इक्वल टू है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 हुआ.
तो इसका मतलब हुआ साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर. एंड सिंस यू नो, मैंने क्लास 11th में भी पढ़ाया है कि साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इफ द वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स कि उसका एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. इट मीन्स कि आई इज ग्रेटर देन आर. इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा रहेगा, जिसकी वजह से लाइट जो है वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. अब सेकेंड केस हमारा आ जाता है when mu1 is greater than mu2, when the light is traveling from denser to the rarer medium. तो यहां पर हमारे पास फिर वही चीज आएगी, mu1 sin I is equal to mu2. मैंने यहाँ I नहीं बनाया और मैंने यहाँ R नहीं बनाया, mu2 sin R. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा वैसे ही sin I by sin R इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1. तो यहां से आ जाइए कि मैंने mu2 लेस देन mu1 लिखना है, mu2 अपॉन mu1 लेस देन 1 हो जाएगा. तो मेरा sin I बाय sin R लेस देन 1 होगा. sin I जो है वो लेस देन sin R और I जो है मेरा वो लेस देन R होगा. तो आप देखिए, अगर I मेरा लेस देन R है तो इसका मतलब है I छोटा R बड़ा. तो I एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर छोटा है और R बड़ा है तो इसका मतलब लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो प्लीज गो थ्रू द शीट्स, गो थ्रू द वीडियो 2-3 times. You people will be able to understand all this. Till then, bye, stay home, stay safe.